वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जेटिक ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। और आपको अपने डिस्प्ले पर एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी विच इज डिस्क्राइब एज अ प्रोजेक्टाइल ए इज मूविंग इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, hits a target nuclei X at the rest, and the final product are light particle B and a heavy nuclei Y emitting at different angles. Find the kinetic energy of outgoing particle। अब ये एक इस तरह का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, और इसकी जो स्टेटमेंट होती है वो यही होती है ज़्यादातर, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो चेंजिंग आती है वो आती है कि डिफरेंट एंगल्स जो है इन एंगल को स्पेसिफाई कर दिया जाए कि एक एंगल जो है वो थीटा है और दूसरा एंगल जो है वो साई है या पाई है या समथिंग एल्स। ठीक है, तो अब आपको अपने सामने न्यूक्लियर रिएक्शन एक नज़र आ रहा है, और हम जो है पहले भी काफ़ी हद तक न्यूक्लियर रिएक्शन पर डिस्कशन कर चुके हैं। ये जो है हमारी लास्ट डिस्कशन होगी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, और इसके बाद हम डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हम एक प्रोजेक्टाइल देखते हैं हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी टी ए एंड एम रेस्ट मास एम ए सी स्क्वायर which hits a target nuclei at the rest along the x-axis, having a rest mass mx square and tx equal to 0। अब ये जो टारगेट न्यूक्लियस है ये डिके करता है इन टर्म्स ऑफ p एंड y, यानी कि एक लाइट पार्टिकल में और एक हैवी पार्टिकल में। अच्छा, अब लाइट पार्टिकल जो है वो उसका रेस्ट मास है एम बी सी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी है टी पी, जबकि एक हैवी पार्टिकल का रेस्ट मास है एम वाई सी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी है टी वाई। लाइट पार्टिकल को डिटेक्ट करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लाइट पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 98% ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस न्यूक्लियर रिएक्शन एंड द हैवी पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ ओनली 2% ऑफ एनर्जी। और वैसे भी हमें जो काम दिया गया है वो लाइट पार्टिकल के अराउंड दिया गया है। ये लास्ट में आपको इमेज नज़र आ रही है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक्सिस शो करने के लिए है न्यूक्लियर रिएक्शन के, दैट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अच्छा, अब इस जो टॉपिक है हमारा, इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास 3 इजी और मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप जो होता है वो होता है कि फाइंड आउट द मोमेंटम फॉर ईच टर्म, यानी कि सारी टर्म जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं उनका मोमेंटम फाइंड आउट कर लें, और उसके बाद आउटगोइंग पार्टिकल को रिजॉल्व कर लें इन इट्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, यानी कि आउटगोइंग पार्टिकल के मोमेंटम के कंपोनेंट को फाइंड आउट कर लें। उसके बाद उन कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के बाद जो है वो हम क्यू वैल्यू फाइंड आउट कर दें, और क्यू वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो है वो हम टी वाई यानी कि हैवी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लें। जब हम एक हैवी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है लाइट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो सकती है। अच्छा, अब इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अगर हम बात करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है जो कि आपको हेल्प कर सकती है। अब यहाँ पे क्या है, हमने ऊपर वाले सारे पार्टिकल्स को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम तो लिखा है, लेकिन हमने जो आउटगोइंग पार्टिकल थे बी और वाई, इनको एक स्पेसिफिक एंगल्स असाइन कर दिए। जो पार्टिकल बी था मैंने कहा कि इसको मैंने जीटा पर असाइन किया, और जो पार्टिकल वाई था इसको मैंने वाई के एंगल से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल के लिए जो मोमेंटम है वो बी है। टारगेट न्यूक्लियस का कोई मोमेंटम नहीं होगा क्योंकि इस टाइम पे ये रेस्ट पे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो प्रोजेक्टाइल बी है इसके लिए हम मोमेंटम की टर्म यूज़ कर रहे हैं बी बी पी बी, और जो प्रोजेक्टाइल वाई है इसके लिए हम मोमेंटम की टर्म यूज़ कर रहे हैं पी वाई। अच्छा, अब इनके कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, ये बात मैंने कही थी पहले स्टेप में। तो अब कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि गिवन कोऑर्डिनेट के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं ना। ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक्स और वाई में जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं, जेड की कोई बात नहीं है। तो अब एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट की फॉर्म में क्या होता है, पी बी कॉस थीटा। ठीक है, और वाई एक्सिस क्या आएगा, वाई एक्सिस आएगा पी बी साइन चीटा। और चीटा क्यों लिखा है, चीटा जो है ये वाला एंगल है जो मैंने साइन किया है, ये हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि फिलहाल हमारी स्टेटमेंट में इन प्रोजेक्टाइल बी और वाई का कोई भी एंगल स्पेसिफाई नहीं। अच्छा, अब अगर हम जो है वो प्रोजेक्टाइल वाई के लिए ये काम करते हैं तो हम पी वाई कॉस पाई का एंगल यूज़ कर लेते हैं, और जो वाई पर एंगल होगा या वाई कंपोनेंट होगा उसके लिए जो है हम साथ नेगेटिव साइन
जो है यूज़ करते हैं, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ वाई इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू बी। ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल बी के और उसके मोमेंटम के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस साइन जो है वो लिख दिया है, और हमारे पास जो एंगल जो इसकी वैल्यू आई है मोमेंटम की, वो आई है पी वाई साइन काय, माइनस पी वाई साइन काय। अच्छा अब प्रोजेक्टाइल ए जो है वो मोमेंटम पी ए पर स्ट्राइक करता है और टारगेट न्यूक्लियाई को रेस्ट में जाकर इंटरेक्ट करता है, और उसकी बात मैंने बता दी कि एक जो पार्टिकल है वो 98% ऑफ एनर्जी कंजिस्ट करता है और दूसरा पार्टिकल 2% ऑफ एनर्जी कंजिस्ट करता है। अब यहाँ से आगे जो है हमारे सेकंड स्टेप का आगाज होता है। तो सेकंड स्टेप पे जाने से पहले जो है हम एक काम करते हैं, वो है कि अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेते हैं फॉर ऑल दीज पार्टिकल्स। तो रिएक्टेंट जो है वो इन दो पार्टिकल को बोलेंगे, टारगेट न्यूक्लियस को और प्रोजेक्टाइल को, एंड हैविंग हैव एनर्जी ऑफ टी ए एंड एम ए सी स्क्वायर इन रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद टारगेट न्यूक्लियस की जो एनर्जी है वो है एम एक्स टी स्क्वायर, और टी एक्स को हम नहीं लिखेंगे या लिख भी नहीं तो जीरो हो जाएगा। और उसके बाद प्रोडक्ट वाली साइड पर जो है हमारे पास रेस्ट मास और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली सॉरी, राइट साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो है। अच्छा उसके बाद अब हम क्यू वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि क्यू वैल्यू को फाइंड आउट करने के जो है दो तरीके होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर ली थी। सबसे पहला तरीका क्या है कि हम जो है वो इनिशियल मैथ में से फाइनल मैथ को सब्ट्रैक्ट कर दें, जो कि इस तरह की फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, ये क्यू इक्वल टू एम ए सी स्क्वायर प्लस एम एक्स सी स्क्वायर माइनस एम बी सी स्क्वायर प्लस एम वाई सी स्क्वायर, ये क्यू वैल्यू है, ये नीचे वाली क्यू वैल्यू नहीं है, ये इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा उसके बाद दूसरी जो तरीका है क्यू वैल्यू को फाइंड आउट करने का, वो ये होता है कि हम काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल आउटगोइंग पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मेरे पास आएगा टी बी प्लस टी वाई माइनस टी एक्स माइनस टी वाई, और इसको मैंने इक्वेशन ए वन का नाम दे दिया। अब टी एक्स जो है वो क्योंकि वो टारगेट न्यूक्लियस है जो कि रेस्ट में है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो आ गई टी बी प्लस टी वाई माइनस टी ए, ये मैंने इक्वेशन टू का नाम दे दिया। अच्छा अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी हम चेकआउट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है हम उसके लिए क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस वाली टर्म्स को चेक करते हैं। ठीक है, अब एक्स एक्सिस में क्या होता है मेरे पास, ये देखिए ये वाली टर्म्स है ना, ये वाली। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हमारे पास पी है, ठीक है, उसके बाद पी बी कॉस थीटा है और पी वाई कॉस थीटा है, पी एक्स नहीं है क्योंकि पी एक्स जो है वो जीरो हो गया यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड पे में हम जो है रिएक्टेंट वाली टर्म्स को लिखते हैं, तो पी ए खाली आएगा क्योंकि पी वाई जो है वो तो जीरो है, पी बी कॉस थीटा एज इट इज लिख दिया, पी वाई कॉस पाई एज इट इज लिख दिया, दिस एंगल इज नोन एज काई। ठीक है, उसके बाद पी ए जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस पी वाई कॉस काई से, सॉरी माइनस पी बी कॉस थीटा से, और पी वाई कॉस काई को एज इट इज लिख दिया। अब इसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग वाई एक्सिस जो है क्योंकि वाई पे जो प्रोजेक्टाइल और टारगेट न्यूक्लियस है वो मौजूद नहीं है, तो मेरे पास वाई एक्सिस पर क्या मौजूद है, पी बी साइन थीटा माइनस पी वाई साइन काई। ठीक है, अब पी वाई साइन काई इस को जो है वो हम इक्वल कर देते हैं पी वी साइन थीटा के, तो हमारे पास इक्वेशन एक और आ गई। अब हमने जो है वो क्या लिखा है, हमने लिखा है कि हमारे पास तीन इक्वेशन है, ए थ्री, ए फोर और ए टू, ये वाली। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है ना। अब इन तीन इक्वेशंस के लिए जो है हमारे पास फोर अननोन्स मौजूद हैं इन इक्वेशंस के अंदर, थीटा, काई, टी बी एंड टी वाई। अब हमारा जो सबसे अहम काम है वो मैंने पहले बता दिया कि पार्टिकल पी को डिटेक्ट करना है क्योंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी है फ्रॉम दिस न्यूक्लियर रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ए थ्री और ए फोर को जो है वो स्क्वायर कर लेते हैं, पी वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर का पी ए स्क्वायर प्लस पी बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू पी ए पी बी कॉस थीटा। ये जो इक्वेशन ए फाइव है ना, ये इक्वेशन ए फाइव में जो कॉस का कंपोनेंट आया है, ये कॉस का कंपोनेंट इसलिए आया है क्योंकि हमने इसके ऊपर जो है होल स्क्वायर लगाया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला फार्मूला यूज हो गया। अच्छा अब इक्वेशन ए सिक्स जो है
उसके लिए मैं हमने क्या डिस्प्ले किया, उसके लिए हमने पी वाई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर काई लिख दिया है और हमारे पास वाई एक्सिस पर भी पी वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा आ गया है। ये वाली इक्वेशन A4 जो है ना, इसी का एज इट इज स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो है वो इन दोनों इक्वेशन को ऐड अप कर देना है। इक्वेशन A5 को और A6 को राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये काम हो गया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ थी हमारे पास कि ई वाई स्क्वेयर जो है, यहाँ पे कॉस स्क्वेयर फाइव और साइन स्क्वेयर फाइव सेम एंगल थे, तो वो कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद मेरे पास कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमने पी वाई स्क्वेयर लिख दिया और इसी यही एग्जैक्ट काम हमने पी बी में किया। अब ये जो इक्वेशन बी है ना, इस इक्वेशन से आगे हमारा जो है वो इस इक्वेशन को बेसिकली कन्वर्ट करना चाहते हैं हम। कन्वर्ट किस तरह से करना चाहते हैं, हम इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मास लिखना चाहते हैं। तो आपको अपने राइट साइड पर डिस्प्ले के नज़र आ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज एम स्क्वायर ओवर हाफ। अब अगर हम ऊपर भी डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में m को मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, ठीक है। अब t जो है वो इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के, ठीक है। अब पी स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई इक्वल हो गया 2m टी के। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ये वाला पी स्क्वायर आ गया। कि अगर हम पी आई स्क्वायर को लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 2my टी वाई, ठीक है। इस तरह से हम मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ मास एंड काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास बिल्कुल सिंपल पी है, पावर में जो है 1 है, तो हमारे पास दूसरी साइड पे अंडर रूट 2m टी आएगा। लाइक कंपोनेंट का जो पार्ट है हमारे पास पी ए और पी बी, इसके लिए। अब ये वो इक्वेशन जिसमें हमने पूरी इक्वेशन बी को जो है वो इन टर्म्स ऑफ एम ए और टी ए लिख दिया। अच्छा, अब एम ए टी ए की फॉर्म में लिख दिया, ये मैंने समझा दिया आपको राइट हैंड साइड पर। उसके बाद जो है क्या हुआ है कि ये जो लास्ट वाला कंपोनेंट है ना कॉस थीटा वाला, इसमें अंडर रूट 4 आ रहा है। अब अंडर रूट 4 जो है वो हम एज जब अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज लिखनी है। अब उसके बाद क्या करना है, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे जो है वो टी वाई फाइंड आउट करना है टी बी से पहले। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं टी वाई के साथ बाकी जितनी चीज़ें मौजूद हैं उसे ख़त्म कर दूं। अब किसी चीज़ के साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और हमें उसे ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को उस चीज़ से डिवाइड करवा देते हैं। तो हमारे पास टी वाई के साथ क्या मौजूद है, हमारे साथ टी वाई के साथ जो है वो 2my मौजूद है। अब पूरी इक्वेशन को हमने 2my से डिवाइड करा दिया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया एम टी वाई इक्वल टू एम ए ओवर एम वाई मल्टीप्लाई बाई टी ए एम बी डिवाइडेड बाई एम वाई टी बी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एम ए अंडर रूट एम ए एम बी टी ए टी बी कॉस थीटा। अच्छा, अब जो इक्वेशन A2 थी ना, ए जो क्यू वैल्यू वाली इक्वेशन थी, ये वाली। अब इस क्यू वैल्यू वाली इक्वेशन में जो है हमें एक चीज़ पता चल गई, वो टी वाई की वैल्यू थी। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करके टी बी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें क्यू एल टी बी को इक्वेशन A2 में स्विच किया और हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। हमारे पास आंसर आया एम ए डिवाइड बाई एम वाई टी ए प्लस एम बी डिवाइड बाई एम वाई टी बी माइनस 2m डिवाइड बाई एम वाई अंडर रूट एम ए एम बी टी ए टी बी कॉस थीटा प्लस टी बी माइनस टी ए, ठीक है। अच्छा, आप ना इसमें एक बड़ा सिंपल सा काम हुआ है और वो मैंने इसीलिए जो टी ए वाले कंपोनेंट है उसको मैंने रेड से डिनोट किया हुआ है। वो क्या है कि अब ना हम सारी टर्मिनोलॉजी को सिंपल लेस फॉर्म में ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो टी बी हाफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने जो काम करना है ना, वो क्या करना है कि हमें टीए वाले सारों को इकट्ठा लिख दें, उसके बाद टीबी वालों को सारों को इकट्ठा लिख दें और उसके बाद जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी ना उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने जो टीए वाले हैं उनको रेड से रिप्रेजेंट किया, टीबी वालों को मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया और जो दूसरे टर्म्स हैं उनको मैंने एज इट इज़ लिखा है और येलो से रिप्रेजेंट किया। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया है वो क्या है, क्यू
एम ए डिवाइड बाई एम वाई माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टी ए, उसके बाद 1 प्लस एम बी डिवाइड बाई एम वाई इंटू टी बी माइनस 2 एम ए डिवाइड बाई एम वाई एम बी डिवाइड बाई एम वाई टी ए इंटू टी बी हाफ कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गई हमारे पास चीज़। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इस वाला ये जो टी बी आपको नज़र आ रहा है, इसको इसकी पावर के एग्जैक्ट में इस ब्रैकेट से बाहर भी तो लिख सकते हैं, कॉस थीटा के इस साइड राइट साइड पर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये टी बी तो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पूरी इक्वेशन से नहीं, पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको सिर्फ टी बी को ब्रैकेट से बाहर लिख दिया, तो मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास आया है एम बी प्लस वन डिवाइड इंटू टी बी माइनस टू एम ए डिवाइड बाई एम वाई एम बी डिवाइडेड बाई एम वाई मल्टीप्लाई बाई टी ए की पावर हाफ कर दी। उसके बाद कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी बी हाफ प्लस एम ए डिवाइड बाई एम वाई माइनस वन टी ए। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई। उसके बाद अब हमारा क्या काम है, हमारा काम है इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाना। तो क्वाड्रेटिक बनाने की एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ये कोई सर्टेन टर्म जो है वो हाफ के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो है टी बी की पावर क्या है 1, यहाँ पे टी बी की पावर क्या है हाफ, यहाँ पे टी बी की पावर क्या है 0। ठीक है, अब दूसरी जो कंडीशन है वो है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर जो टर्म्स हैं वो 0 होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने क्यू को उठा के राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, एम बी डिवाइड बाई एम वाई प्लस वन इंटू टी बी माइनस टू एम ए डिवाइड बाई एम वाई इंटू एम बी डिवाइडेड बाई एम वाई टी ए हाफ कॉस थीटा टी बी हाफ माइनस वन माइनस एम वाई एम ए एम डिवाइड बाई एम वाई इंटू टी ए प्लस थीटा। इन वाली टर्म को हमने क्या किया, क्यों जब उस साइड से इस साइड पे शिफ्ट हुआ माइनस हुआ, उसके बाद हमने टी ए और क्यू वाली दोनों टर्म्स को दोनों टर्म्स में से माइनस को कॉमन ले लिए, बस इतनी सी चीज़ थी। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो हम ए बी और सी को लिखते हैं। तो सबसे पहले ए वालों को देखो कि ए वाले कैसे काम कर रहे हैं। अब ए टर्म्स जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू है एम बी डिवाइडेड बाई एम वाई प्लस वन। उसके बाद बी वाली जो टर्म है उसकी हमारे पास वैल्यू है माइनस टू इंटू एम ए डिवाइड बाई एम वाई एम बी डिवाइड बाई एम वाई मल्टीप्लाई बाई टी ए की पावर हाफ में लिखना है, उस इंटू कॉस थीटा। उसके बाद सी वाली जो टर्म है उसको हम लिखते हैं माइनस टी ए वन माइनस एम डिवाइड बाई एम ए डिवाइड बाई एम वाई प्लस कॉस थीटा। अच्छा, इसके बाद अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और उससे हमारे पास टी बी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास क्या है, माइनस बी जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो मेरे पास है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज की हैं और अभी कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब ना ये वैल्यू भी टी बी के लिए जस्टिफाइबल है, ठीक है, लेकिन हम जो है वो बेसिकली कोशिश करते हैं कि जितनी भी टर्म्स जो जितनी भी नंबर्स या कांस्टेंट टर्म या वेरिएबल जो सब टर्म के साथ मौजूद है ना उसको कैंसल आउट कर दें। जैसे आप देखो सारे टर्म्स के साथ जो है वो टू मौजूद है, यहाँ पे टू है, डिनोमिनेटर में टू है, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट फोर है। अगर इस सारे को कॉमन लेके इसके बाहर अंडर रूट के बाहर लेके जाएं तो वो भी टू बन जाएगा। इसका मतलब है अभी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इस इक्वेशन में जो कि और सिंपलेस्ट वे में डिफाइन हो सकती हैं। जैसे अब ये एम वाई है डिनोमिनेटर में, ये सारी इक्वेशन पूरी इक्वेशंस की टर्म में जो है वो एम वाई मौजूद है, तो इसको भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और टू को भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब जब सबसे पहले हम टू को ख़त्म करते हैं ना तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से नज़र आती है। अब इक्वेशन सारी वही है लेकिन टू को सिर्फ हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद जो है अब टू को हमने ख़त्म कर लिया, उसके बाद हमने जो सेकंड चीज़ नज़र आ रही है हर इक्वेशन में वो क्या है, वो है एम वाई का होना। अब एम वाई अगर कैंसिल आउट हो सकता है तो हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखो एम वाई इंटू एम वाई यानी कि एम वाई का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर भी एम वाई का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे एम वाई जो है
वो my +1 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर जो है थोड़ा-सा काम ट्रिकी है, वो क्या है, पहले जो है हमने क्या करना है, my को 1 से तो मल्टीप्लाई करके ओवर द होल टर्म डिवाइड करना है। लेकिन उसके बाद हमने जो my होगा ना, ये लास्ट वाला, इसको q से भी मल्टीप्लाई करना है और फिर पूरी इक्वेशन पर डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी ये सब करके, वो कुछ ऐसी है। अब आप देख लो कि हमारे पास जो my है वो या तो हाफ से कैंसिल आउट हो रहा है, एक अगर स्क्वायर है तो एक जो है वो अंडर रूट के से कैंसिल आउट हो गया, और जो दूसरा my है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में my होने की वजह से भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो इस सब की कैंसलेशन या कटिंग के बाद फाइनल आंसर आया है वो ये वाला आंसर है। एंड दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी फॉर अ इंसिडेंट पार्टिकल that for for this will be the kinetic energy for an outgoing particle from a decay nuclei, which consists of almost 98% of energy, which is defined as ma into mb into ta half cos theta plus minus under root ma mb ta cos square theta bracket my plus mb into ta my minus ma plus theta ma, और अंडर डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया एम बी प्लस एम वाई। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि ये एग्जैक्ट यही रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ इट्स एनर्जी और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उसकी हम ग्राफिकल एनालिसिस पर भी बात करेंगे और थोड़ा सा डबल वैल्यू सिचुएशन पर भी बात करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।